नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम जो कि ये सोशियोलॉजी का जो पेपर 2 है उसका जो कि चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, चैप्टर 3 को पढ़ रहे थे। अभी तक इसमें हमने जो कि 2 पार्ट देख लिया है। अगर अब तक अभी ने जो कि इसको नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये 3rd पार्ट होगा और लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, देखो इस पार्ट में केवल एक टॉपिक बचा है, हमारा छोटा सा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव की सामाजिक पृष्ठभूमि। ठीक है, तो इसी को हम समझेंगे यहाँ पे। चलो शुरू करने से पहले जो भी सर एंड मैम सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सक्सेस क्लासेस के सब्सक्राइब बटन पर दबा के। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फटाफट से बिना किसी देरी किए। तो हमारा जो ये टॉपिक था यहाँ से हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। राष्ट्रवाद, यहाँ पे देखो राष्ट्रवाद की थोड़ा सा डेफिनेशन देता है। राष्ट्रवाद भारत में औपनिवेशिक काल के दरमियान विकसित एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक संकल्पना रही है। ठीक है, और आगे देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा बैकग्राउंड हमने डिस्कस करा। देखो राष्ट्रवाद क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। उपनिवेशवाद के विरुद्ध राष्ट्र की भावना और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रवाद और अन्य विघटनकारी शक्तियों के विरुद्ध राष्ट्रीय एकीकरण की भावना ही राष्ट्रवाद है। मतलब कि जो उपनिवेशवाद है उसको हमको नहीं चाहिए, उपनिवेशवाद को दूर करके जो कि भारत को जो कि स्वतंत्र करना है। ठीक है, और भारत को जो कि स्वतंत्रता लाना है। साथ ही इसमें जो कि अगर स्वतंत्र हो जाने के बाद भी इसमें सांप्रदायिकता या भाषावाद या क्षेत्रवाद, इन सब को जो विघटनकारी शक्तियाँ हैं इनको जो कि दूर रखना है। ठीक है, इनसे परे होकर जो कि राष्ट्रीय एकीकरण की भावना ही जो क्या होता है, राष्ट्रवाद होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, आप यूज कर सकते हैं। आगे देखो भारत में राष्ट्रवाद, थोड़ा सा जूम कर सकते हैं, आपको बेटर सुनेगा। यहाँ पे देखो भारत में राष्ट्रवाद के विकास की प्रक्रिया अत्यंत जटिल रही है, जिसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें भारत की विशिष्ट एवं विलक्षण सामाजिक आर्थिक संरचना, जनसंख्या की विशालता, विषम भौगोलिक परिस्थितियां, क्षेत्रीयता तथा बहुभाषी तथा बहुधर्मी संस्कृति प्रमुख है, जिन्होंने राष्ट्रवादिता भावना की विकसित होने में मुश्किलें खड़ी की है। देखो भारत जो कि बहुत ही डाइवर्स कंट्री है ना, यहाँ पे बहुत सारी भाषाएँ हैं, जाति है, वर्ग है और संस्कृति है, और भौगोलिक परिस्थितियाँ भी देखोगे नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट काफ़ी डिफरेंट है ना, और क्षेत्रीयता भी कभी प्रबल करती है। तो इस आधार पे भारत में जो कि राष्ट्रवाद का विकास जो कि काफ़ी जटिल प्रक्रिया रही है। ठीक है, यही बात यहाँ पे ये कह रहा है। आगे देखो भारतीय राष्ट्रवाद का प्रादुर्भाव विशिष्ट औपनिवेशिक पृष्ठभूमि में हुआ जब भारतीय ब्रिटिश राजनीतिक दासता के अधीन थे। मतलब जो भारतीय राष्ट्रवाद का उद्भव कब हुआ, जब अंग्रेज जो कि हमारे पर शासन कर रहे थे, तब जाके जब जो कि भारत जो कि ब्रिटिश राजनीतिक दासता के अधीन था, तब जाके जो कि भारत में जो कि राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने अनेक राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु, मतलब जो ब्रिटिश सरकार है वो अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था में मौलिक परिवर्तन किया, केंद्रीकृत राज्य की स्थापना की तथा आधुनिक शिक्षा, संचार के साधन एवं पूर्व संस्थाओं की नींव रखी। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप नए सामाजिक वर्गों का निर्माण हुआ तथा नवीन सामाजिक शक्तियाँ पनपी। ठीक है, देखो ब्रिटिश जो कि अपने ताकत को बढ़ाने के लिए जो कि आधुनिक शिक्षा लेकर आए, भारत में संचार के साधन लेकर आए, कई संस्थाओं को नींव रखी थी। इससे क्या हुआ, जो कि परिणाम स्वरूप एक नए सामाजिक वर्ग का निर्माण हुआ, जो कि मध्यम वर्ग था, हमारा पढ़ा लिखा वर्ग था। ठीक है, तथा नवीन सामाजिक शक्तियाँ इससे जो कि समाज में पनपने लगी। इन सामाजिक शक्तियों का ब्रिटिश उपनिवेशवाद से संघर्ष होना स्वाभाविक था, जो राष्ट्रवाद के प्रेरक के स्रोत में बने। ठीक है, यहाँ तक हमने समझा ये चीज़ें। और देखो यहाँ पे हम वही सब थोड़ी सी बातें हैं। यहाँ पे देखो एक मार्क्सी वैचार की, देखो हम जो राष्ट्रवाद को पढ़ेंगे ना वो 3 आधार पे पढ़ेंगे। एक आपका जो कि मार्क्सी वैचार की होगा, देखो ये मार्क्सी वैचार की। एक होगा नव परंपरात्मक वैचार की। ठीक है, ये मार्क्सी वैचार की को मार्क्सवादी मत समझना, ये उससे डिफरेंट चीज़ें हैं। मार्क्सी वैचार की नव परंपरात्मक वैचार की, और एक AR देसाई जी है, उनके जो विचार है आर्थिक विचार, मतलब वही मार्क्सवादी विचार है वो। ये 3 आधार पर जो कि हम भारतीय राष्ट्रवाद के को समझने की कोशिश करें, मतलब जो 3 विचारधाराएं हैं इनके आधार पर, तीनों थोड़ा डिफरेंट है, समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा यहाँ देख लो मार्क्सी वैचार की क्या है। मार्क्सी वैचारिकी में उपनिवेशवाद के प्रभाव स्वरूप भारतीय समाज पर पड़ने वाले आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनों का महत्व दिया गया है। इसके अनुसार नई आर्थिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रवाद का अभ्युदय हुआ है। देखो मार्क्सी वैचारिकी क्या कहता है, जो भारत में नई आर्थिक शक्तियाँ आई ना, उसी के परिणाम जो कि भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ है। ठीक है, ये मार्क्सी वैचारिकी कहता है। आगे देखो यहाँ पर जब कुछ काम की बातें नहीं है, जहाँ काम की बातें मैंने आपको खुद ही वहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे
ये बोला मार्क्सी वैचारिकी के अंतर्गत वर्गों विशेषकर पूंजीपति एवं शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका को राजनीतिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना गया है। देखो ये मतलब जो परिवर्तन समाज में हो रहा है ना, राजनीतिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी किसको मार्क्सी वैचारिकी मानता है? एक तो पूंजीपति जो वर्ग है वो, और दूसरा एक शिक्षित मध्यम वर्ग है वो, उसकी भूमिका को ये काफ़ी अहम मानते हैं। हालांकि कुछ विचारकों ने वर्गीय संरचना के दृढ़तापूर्वक प्रयोग पर इसकी आपत्ति उठाई, मतलब कुछ विचारकों ने इसकी आलोचना भी की है। और देखो दूसरी वैचारिकी नौ परंपरात्मक वैचारिकी, ठीक है, थोड़ा सा टंग अप स्लिप हो रहा है, कोई बात नहीं। नौ परंपरात्मक वैचारिकी में देखो क्या होता है, इसके अंतर्गत जो कि जाति और समुदाय को आधारभूत मानकर वर्ग की बजाय जो कि परिस्थिति समूह तथा शिक्षित अभिजन समूहों को महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो जाति एवं समुदाय को आधारभूत मानकर, ठीक है, वर्ग के बजाय यहाँ पे वर्ग को महत्व नहीं दिया जाता। यहाँ पे जो परिस्थिति समूह है समाज में और जो शिक्षित अभिजन है उसके समूह को महत्वपूर्ण माना गया, और इसी को जो उत्तरदायी माना गया समाज में सामाजिक संरचना में परिवर्तन करने के लिए, भारतीय समाज में राष्ट्रवाद को उत्पन्न करने के लिए। मतलब शिक्षित वर्ग ही है जो लोगों को जो सब जगह शिक्षा के माध्यम से जागरूकता ला रहा है लोगों में, लोगों को एकीकरण कर रहा है और राष्ट्रवाद उनके अंदर भावना ला रहा है ना। अभिजन समूह जो मतलब जो समाज में उच्च वर्ग है, क्यों? क्योंकि उसकी सब बात सुनते हैं, उसके पास पैसा भी है, उसके पास ताकत है, तो उसके सब बात सुनते हैं। तो इन दोनों के जो कि साठगांठ से ही जो कि नौ परंपरात्मक वैचारिकी कह रहा है, इन दोनों साठगांठ से ही भारत में जो कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ये हमने दो बातें पढ़ी। अब देखो यहाँ पे मार्क्सी वैचारिकी को थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। यहाँ पे मार्क्सी वैचारिकी के समर्थक विद्वानों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को औपनिवेशिक संबद्धता के परिणाम स्वरूप नई आर्थिक शक्तियों के विकास के परिणत माना है। एस.एन. मुखर्जी ने यह निष्कर्ष दिया कि आर्थिक संरचना में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप नए सामाजिक संबंधों का विकास हुआ तथा बृहद पैमाने पर सामाजिक गतिशीलता आई जो इसके पूर्व भारत में नहीं दिखाई पड़ती थी। ब्रिटिश व्यापार की आंतरिक घुसपैठ एवं ब्रिटिश भूमि बंदोबस्ती व्यवस्था के परिणामस्वरूप भारत में बाजार व्यवस्था का विकास हुआ और व्यापारी, वाणिज्यिक, कंपनी के अधीनस्थ, प्रतिनिधि, बिचौलियों एवं सूदखोर महाजन आदि नए सामाजिक वर्गों का प्रादुर्भाव हुआ। देखो वही यही बात कह रहा है कि आर्थिक संरचना में परिवर्तन होने से क्या क्या हुआ, जो कि ब्रिटिश व्यापार का जो कि भारत में जो कि सम्मिलन हुआ, भूमि बंदोबस्त आया, ठीक है, व्यापार आया, वाणिज्यिक आया, कंपनियों का अधीनस्थ हुआ, प्रतिनिधि आए, बिचौलिए आए, सूदखोर महाजन आए, नए सामाजिक वर्गों का इस आधार पर प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, अब देखो भारतीय राष्ट्रवाद का एक तीसरा पक्ष है मार्क्सवादी विचारक। ठीक है, मार्क्सवादी विचारक के समर्थक कौन है? आर देसाई। ठीक है, ए आर देसाई जो कि मार्क्सवादी विचारक है। इन्होंने जो कि 5 चरणों में जो कि भारतीय राष्ट्रवाद की बात की है। चलिए देखते हैं ये जो 5 चरण में जो ए आर देसाई हैं, 5 चरणों में जो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय की बात करते हैं तो इनको समझते हैं। चूँकि देखो ये जो 5 चरण है ना, ये पूरे भारतीय इतिहास को आपको समराइज करेगा, एक तरह से पूरे भारतीय इतिहास की समरी है। कैसे अंग्रेज आए, फिर कैसे भारत INC की स्थापना होती है, फिर कैसे जो कि सामाजिक धार्मिक परिवर्तन होते हैं, सुधार होती है, फिर कैसे जो कि उग्रवाद कह रहे हैं, मतलब जो आपके एक्टिविस्ट है वो आते हैं वो, फिर उसके बाद कैसे जो कि गांधी जी का एंट्री होता है, गांधी जी जो विभिन्न आंदोलन करते हैं, फिर लोगों को एकीकरण करते हैं। तो इस आधार पर जो कि पूरी ये जर्नी आपको बताएगा यहाँ पे 5 चरण में। ठीक है, तो वही कह रहा है, देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 5 चरणों में विभक्त के प्रदर्शित किया है। देसाई के अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद की प्रमुख विशेषता यह रही कि जो इसका विकास अवधि चरणों में होता रहा तो इसके सामाजिक आधारों में वृद्धि होती रही। सामाजिक आधारों में वृद्धि होती रही मतलब कि जैसे जैसे इसका जो विकास अवधि हो रहा है, मान लो ये थोड़ा सा यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, फिर और डेवलपमेंट हुआ, तो सामाजिक आधार में वृद्धि होता है। जो समाज में जो लोग हैं, विभिन्न वर्ग है, विभिन्न जाति समूह हैं, विभिन्न लिंग के आधार पर, जैसे महिला पुरुष हो गया या फिर छात्र हो गए, मजदूर हो गया, किसान हो गया, मतलब ये सब जो कि इससे जुड़ते गए, मतलब ये जो सामाजिक आधार ये बढ़ता चला गया। ठीक है, विभिन्न वर्ग जो इससे जुड़ते गए, वही बात यहाँ पे कह रहा है। इसके लक्ष्य व स्वरूप परिभाषित एवं सुदृढ़ होते गए तथा उसकी अभिव्यक्ति जो है कि आपको विविध रूपों में होती गई। बाह्य एवं आंतरिक शक्तियों के प्रभाव स्वरूप जो कि राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई तथा राष्ट्रीय जागरण आंदोलन की अभिव्यक्ति राष्ट्रीय जीवन के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पक्ष में हो गई। ठीक है, ये विभिन्न तरीके से देखो जो राष्ट्रवाद वो किस किस में रूप में अभिव्यक्ति हुआ, राष्ट्रीय जीवन में हुआ, सामाजिक में, राजनीतिक और सांस्कृतिक पक्षों में जो कि आपको राष्ट्रवाद देखने को मिला है। तो 5 चरण की बात करते हैं तो यहाँ से शुरू करते हैं प्रथम चरण। फर्स्ट, ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन UPSC पूछती है आपसे। तो प्रथम चरण में क्या बोलते हैं, ये भारतीय राष्ट्रवाद का सामाजिक आधार अत्यंत सीमित था। ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित नई शिक्षण
नई शिक्षा संस्थाओं से आधुनिक शिक्षा प्राप्त बौद्धिक समूह ने सर्वप्रथम भारतीय समाज में राष्ट्रीय आकांक्षा एवं चेतना जागृत की। मतलब जो अभी देखो ब्रिटिशर्स कहते आधुनिक शिक्षा लेकर आ गए थे और भारतीय कुछ ऐसे थे जिन्होंने आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर ली थी, और उन्हीं ने वो जो आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीय थे उन्होंने समाज में जो कि राष्ट्रीय आकांक्षा एवं चेतना जागृत की। इस आरंभिक चरण में जो कि राजा राम मोहन राय तथा उनके सहयोगी बौद्धिक समूह भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत बना। ठीक है, इन्होंने जो कि काफ़ी जो कि सामाजिक धार्मिक सुधार करने की कोशिश की, तो उस आधार पर ये कहा जा रहा है। उन्होंने भारतीय राष्ट्र की धारणा का प्रचार किया और सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों के जरिए भारतीय समाज में जनतांत्रिक, तार्किक एवं राष्ट्रीय मूल्यों का सूत्रपात किया। ठीक है, काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया था, आप इनको डिटेल में पढ़िएगा। इन प्रयासों के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्र की स्वायत्तता, देश के प्रशासन में राष्ट्र की वाणी एवं मूलभूत अधिकारों को बल मिला। देखो ये सब चीज़ें क्या करें, धीरे धीरे आपके जो कि लोगों में राष्ट्रवाद को पनप रहा है। ठीक है, सेकेंड चरण पे बात करते हैं यहाँ पे देसाई जी, सेकेंड चरण की बात करते हैं। सेकेंड चरण में क्या देखते हैं ये कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गया, और इससे जो कि इस अवधि में उदारवादी बौद्धिक समूहों की वैचारिकी एवं रणनीति ने राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यक्रम एवं स्वरूप को निर्धारित किया, जिसके माध्यम से भारत में नए बुर्जुआ समूह के हितों की अभिव्यक्ति हुई। इस अवधि में राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार शिक्षित मध्यम वर्ग से भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परिणाम स्वरूप विकसित वाणिज्यिक एवं व्यापारी वर्ग के समूह तक विस्तृत हो गया। देखो अभी तक जो कि शिक्षित वर्ग तक सीमित था, अब आईएनसी का स्थापना हो गया तो उदारवादी भी आ गए, तो अब जो कि इसका आधार बढ़ गया। मतलब इसमें जो कि व्यापारी वर्ग जो अब बुर्जुआ समूह है वो भी इसमें सम्मिलित हो गया। ठीक है, वाणिज्यिक एवं व्यापारी वर्ग के समूह तक यह जो कि विस्तृत हो गया। आधुनिक उद्योगों की स्थापना के साथ औद्योगिक वर्ग का उद्भव हुआ, उनकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गई। उनका रुझान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर बढ़ा, जिसने भारत के औद्योगिकरण के कार्यक्रम के अंगीकार किया। देखो अगर किसी देश का औद्योगिकरण हो रहा है तो इससे क्या होगा, उस देश की जो आधुनिकता है उसमें बहुत जल्दी तेजी आने वाली है, इसका तात्पर्य यही है। ठीक है, जिसका परिणाम देखो 1905 में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात किया गया। अब ये स्वदेशी आंदोलन जी अपने आप में जो कि एक तरह से राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में था, मतलब एक राष्ट्रवाद की भावना जगा रहा था। ठीक है, आगे देखो देसाई कहते हैं कि उदारवादियों के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रमुखतः शिक्षित समूहों तथा व्यापारिक बुर्जुआ समूहों के हितों से जुड़ी मांगों पर बल दिया था, जैसे सरकारी सेवाओं का भारतीयकरण करना, राज्य की प्रशासनिक मशीनरियों में भारतीयों की भूमिका होना, ब्रिटिश उपनिवेश द्वारा भारत के आर्थिक दोहन की समाप्ति आदि मांगों को कांग्रेस के घोषणा पत्र में प्रमुखता मिली थी। इसके अतिरिक्त उदारवादियों ने जनतांत्रिक मतलब लोकतांत्रिक की बात करें, मांगों जैसे प्रतिनिधि संस्थाओं एवं नागरिक स्वतंत्रता आदि के मुद्दों को भी अपने आंदोलन में उठाया था, किंतु ब्रिटिश सरकार ने इनमें से अनेक प्रमुख मांगों की पुष्टि नहीं की। परिणामतः क्या हो गया, परिणामतः हुआ क्या, उदारवादी नेतृत्व की वैचारिकी एवं कार्यविधि पर राष्ट्रवादी समूह के एक तबके को संदेह होने लगा। मतलब अब जो कि लोग थे वो उदारवादी को समझने लगे कि ये उदारवादी कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल बातचीत कर रहे हैं, इनसे नहीं हो पाएगा हमारे देश की स्वतंत्रता वाली बात। ठीक है, स्वदेशी की बात ये नहीं कर पाएंगे। एक जो हमारे देश का एक समूह है, मान लो 3-4 समूह थे, ये समूह जो कि इस पर संदेह की नज़र से देखने लगा कि ये हमारे देश को जो कि आज़ाद नहीं करा पाएंगे। इस तरह की बातें यहाँ पे आने लगी। ठीक है, इस नए समूह को उग्रवादी समूह की संज्ञा देगी। जो एक्टिविस्ट थे उनकी बात कर रहा है। तो अब उदारवादी और उग्रवादी दो समूह बन गए भारतीय समाज में। ठीक है, इस नए उग्रवादी नेतृत्व को तत्कालीन सामाजिक आर्थिक दशाओं जैसे शिक्षित मध्यम वर्गीय युवाओं को राज्य के नियोजन में स्थान न मिलने, प्राकृतिक विविधता के परिणामस्वरूप सामान्य जनों को आर्थिक संकट इत्यादि के परिणामस्वरूप अपने प्रभाव बढ़ाने में अनुकूल अवसर और सहयोग मिला। देखो जो ये उग्रवादी है इसको अवसर और सहयोग कैसे मिला, इसने जो कि शिक्षित मध्यम वर्गीय युवाओं को जो कि राज्य के नियोजन में स्थान नहीं मिला तो उनको अपनी ओर ले लिया, और जब प्राकृतिक विविधता आती थी जैसे बाढ़ अकाल टाइप की चीज़ें आती थी तो उसमें जो है कि आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता था, तो लोगों को मदद, सरकार जो कि मदद नहीं देती थी, लोग मर जाते थे। तो इससे जो कि इन्होंने जो कि इन लोगों का भी समर्थन प्राप्त किया। ठीक है, इसके अतिरिक्त वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनेक अलोकप्रिय कार्य जैसे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, बंगाल का विभाजन इत्यादि के परिणाम से ब्रिटिश राज्य के प्रति सामान्य जनों की सहानुभूति टूट गई। मतलब जो सोचते थे कि ब्रिटिश बंगाल विभाजन के बाद ये हुआ कि जो सोचते थे कि ब्रिटिश हमारी हितकारी है, वो हमें जो कि आधुनिकता के पाठ पढ़ा है, तो उनका ये भ्रम टूट गया और उनको पता चल गया कि ये ब्रिटिश तो हमारा जो कि विभाजन करके हमारा शोषण कर रहे हैं। ठीक है, उग्रवादी नेता देखो कुछ प्रमुख थे, तिलक, अरविंद घोष और बीसी पाल, लाला लाजपत राय। ठीक है, ये लोग जो कुछ प्रमुख नाम है उग्रवादी नेताओं का।
तथा अन्य ने मध्य वर्गीय चेतना समूह की रैली आयोजित कर अपने प्रभाव में वृद्धि का प्रयास किया। उग्रवादी नेतृत्व को ब्रिटिश सरकार से अपील करने की उदारवादी रणनीति पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसने अपनी मांगों की पूर्ति हेतु ब्रिटिश सरकार पर गैर संसदीय दबाव डालने की रणनीति अपनाई। मतलब ये चाहते थे कि हम अपील से नहीं, हम जो कि और किसी तरीके से अपनी मांग को पूरा करेंगे। वे केवल प्रशासनिक सुधार की मांग से संतुष्ट नहीं थे, बल्कि उन्होंने स्वशासन का लक्ष्य निर्धारित किया। देखो, स्वशासन, स्वदेशी, इस तरह की बातें जो कि आपका राष्ट्रवाद की ओर ही इंगित कर रहा है, ठीक है, जिसे 1906 में उदारवादी नेतृत्व ने भी स्वीकार किया था। ये स्वशासन की बात दोनों ने स्वीकार किया था। अब देखो, तृतीय चरण देसाई जी जो कि इसका थर्ड चरण में चलते हैं, इसके अंतर्गत उदारवादियों के स्थान पर उग्रवादी नेतृत्व महत्वपूर्ण रूप से उभरा था। सामान्य जनों में उनके प्रति विश्वास एवं सम्मान का भाव बढ़ा था। किंतु उग्रवादी आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि इसने हिंदू दर्शन को अपनी वैचारिक आधार बनाया, जिसके परिणामस्वरूप आंदोलन का लौकिक स्वरूप नष्ट हो गया। मुस्लिम समुदाय को उग्रवादियों की वैचारिकी प्रभावित नहीं कर सके। देखो, इसका एक ही ये कमी था कि इसने हिंदूवाद पर ज़्यादा बल दिया और जो मुस्लिम समुदाय थे उनके हित को थोड़ा बहुत अनदेखी कर दिया गया, जिससे जो कि मुस्लिम समुदाय जो कि उग्रवादी वैचारिकी से प्रभावित नहीं हो सकी तथा इन्होंने पृथक रहने के कारण आंदोलन की तीव्रता समाप्त हुई। मतलब एक जो बड़ा वर्ग था आपके समाज का, वो आपसे दूर होने लगा, यानी मुस्लिम समुदाय। मुसलमानों ने 1906 में अखिल भारतीय स्तर पर अपने राजनीतिक संगठन मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। देखो, कांग्रेस की स्थापना हुई थी, अब मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चौथे चरण की बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन की। सर्वप्रमुख इसकी विशेषता यह थी कि इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक एवं बृहद जन आधार मिला, जो प्रत्यक्ष जन कार्रवाइयों का हथियार बना। राष्ट्रीय आंदोलन जो अब तक उच्च मध्यम वर्गीय समूहों तक सीमित था, इस अवधि में जन जन तक विस्तृत हुआ। चौथा चरण में दरअसल जो गांधी जी के विभिन्न आंदोलन हुए थे ना, उन आंदोलनों की बात करें, उन आंदोलन के जरिए जो कि अब जो कि जन जन तक जो कि ये राष्ट्रवाद की भावना पहुँच गई थी। अब यह जो कि केवल उच्च मध्यम वर्गीय समूह तक या शिक्षित वर्ग तक नहीं सीमित था, ये जो कि स्त्री, पुरुष, छात्र सभी तक, किसान, मजदूर जो भी थे, सब तक ये जो कि अब धीरे धीरे पहुंचने लगा था चौथे चरण में, ठीक है। यहाँ पे देखो, ब्रिटिश सरकार द्वारा, एक सेकेंड, इस अवधि में जन जन तक विस्तृत। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत आर्थिक संकट, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो कि की गई प्रतिज्ञा के प्रति मोह भंग, राज्य की दमनात्मक कार्रवाई इत्यादि के परिणामस्वरूप कृषक एवं मजदूर समूहों में जहां एक और ब्रिटिश राज्य के प्रति असंतोष बढ़ा, वहीं दूसरी ओर उनमें राष्ट्रीय चेतना एवं आग्रह भी बढ़ा। अब देखो क्या हो रहा है कि जो मजदूर है और कृषक समूह है, वो भी जो है कि ब्रिटिश दमनात्मक कार्रवाई के विरुद्ध जो कि आवाज़ उठा रहा है और उसमें भी जो कि राष्ट्रीय चेतना आ रहा है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो देखोगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे यूरोपीय देशों में जनतांत्रिक क्रांति एवं रूस में समाजवादी क्रांति अब तक जो कि हो चुकी थी, इसका भी भारतीय जनमानस पर बड़ा ही प्रभाव पड़ा था। इस अवधि में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया, स्वदेशी एवं बहिष्कार का नारा बुलंद किया। 1919 से गांधी के नेतृत्व में भारतीय औद्योगिक बुर्जुआ ने राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यक्रम, नीतियों एवं राजनीतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। मतलब जो एक औद्योगिक वर्ग था वो भी जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया था। इस चौथे चरण की एक दूसरी प्रमुख घटना ये थी कि देश में समाजवादी एवं साम्यवादी शक्तियों का उदय हुआ। मतलब जो साम्यवादी थे, रशिया की जो क्रांति थी उससे जो कि प्रभावित थे, उससे जो कि इसका जो कि भारत पे काफ़ी प्रभाव पड़ा। अब ये देखो जो साम्यवादी शक्तियाँ थी, इसने जो कि 1928 तक स्वतंत्र राजनीतिक एवं श्रमिक संघ आंदोलन का सूत्रपात किया। उन्होंने भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना को राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य बनाया। इस अवधि में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण बदलाव यह हुआ कि 1926 के पश्चात भारतीय श्रमिकों ने एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश किया। अब देखो जो भारतीय श्रमिक थे वो भी जो कि एक पूरी यूनिट बनकर अपना एक यूनाइटेड करके पूरी श्रमिक एक वर्ग बनकर जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ा, ठीक है। उन्होंने अपने पृथक नेतृत्व नारे एवं झंडे के तहत साइमन कमीशन का बहिष्कार एवं अन्य आंदोलन में सहभागिता अदा की। कांग्रेस ने अपना राजनीतिक लक्ष्य स्वराज को बदलकर स्वतंत्रता निर्धारित अब तक कर लिया था। स्वतंत्रता मतलब कब आती है? जब किसी देश में जो कि राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हो जाती है, तब जो कि स्वतंत्रता की भावना आ जाती है उस देश में, ठीक है। अब देखो यहीं पे कह रहा है कि द्वितीय जन आंदोलन जो हुआ था
द्वितीय आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का शिखर जो कि अब तक जो कि काफ़ी बुलंद हो चुका था। चतुर्थ चरण में, चौथे चरण की भी बात चल रही है। निष्कर्ष की बात करें, चतुर्थ चरण में भारतीय राष्ट्रवाद की प्रमुख उपलब्धियां थी आंदोलन को जन आधार प्राप्त होना, स्वतंत्रता को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में मान्यता मिलना, मजदूर वर्ग को एक समूह का पृथक राजनीतिक शक्ति के रूप में आंदोलन में प्रवेश करना, विभिन्न युवा एवं स्वतंत्र संघ का विकास, किसानों की राष्ट्रीय आंदोलन में बृहद साझेदारी। इस तरह से देखोगे जो चौथा चरण था वो राष्ट्रीयवाद का काफ़ी प्रमुख भाग बन गया था। दूसरी ओर राष्ट्रीय आंदोलन का कतिपय नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा, जैसे गांधी द्वारा राजनीति एवं धर्म के समन्वय के परिणाम से राजनीतिक चेतना पर आघात पहुंचा था। तो कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट भी वहीं पे बताए जा रहे हैं। अब देखो पांचवें चरण की बात करते हैं। पांचवा चरण जो कि 1934 से 1939 की बात करता है। इस समय जो कि अनेक नए परिवर्तन हुए। देखो द्वितीय विश्व युद्ध इस समय तक स्टार्ट हो गया था, तो इस अवधि में गांधी की वैचारिकी कार्यक्रमों और रणनीतियों से कांग्रेस के ही एक समूह का विश्वास भंग हुआ, जिन्होंने कांग्रेस समाजवादी दल का गठन किया। देखो गांधी जी के अब तक जितने प्रयास थे ना, उसमें कांग्रेस एक समूह को लगा था शायद इस प्रयास से हमको आज़ादी नहीं मिल पाएगी, तो उन्होंने अपना एक अलग समूह स्थापित किया जिसको कांग्रेस समाजवादी दल का गठन किया गया। ठीक है, तथा किसानों और मजदूर वर्गीय आधार पर गठित करके उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख शक्ति बनाया। जो ये कांग्रेस समाजवादी दल था, इसमें कौन कौन वर्ग शामिल था? किसान और मजदूर शामिल थे, और इनको जो कि राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। सुभाष चंद्र बोस ने भी देखो अब तक जो कि सुभाष चंद्र बोस ने अपने नेतृत्व में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली थी, मतलब जैसे इन्होंने फौज की तैयारी कर ली थी। दलित वर्ग के आंदोलनों का क्रमिक विकास जो कि अब तक जारी रहा। मुस्लिम लीग जो कि संगठनात्मक एवं राजनीतिक दृष्टि से मजबूत होता गया। साम्यवादी दल का प्रभाव विद्यार्थी, मजदूर, किसान समूहों तक विस्तृत हो गया था। ठीक है, वर्गीय एवं राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। भारतीय किसकों में देखो, जो जैसे मार्क्स बोलते हैं, जब तक ये इकट्ठा होंगे, इनमें वर्ग चेतना आएगा तभी जो कि क्रांति होगी। तो उसी तरह बोला भारतीय किसानों में जो कि वर्गीय एवं राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ एवं अखिल भारतीय किसान सभा का भी गठन किया गया। अब देखो ये जो अखिल भारतीय स्तर पर आ गया, मतलब ये पूरा किसान जो कि एक राष्ट्र के रूप में, राष्ट्र के एक सूत्र में बंध गया। ठीक है, जिसने समाजवादी राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखकर एक स्वतंत्र इकाई के रूप में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। जन समूह में जनतांत्रिक संघर्ष का विकास हुआ, जिसके अंतर्गत अनेक मांगे रखी गई, जैसे राज्य के एकाधिकार की समाप्ति की जाए, प्रतिनिधि संस्थाओं एवं नागरिक स्वतंत्रता की स्थापना की जाए। इस तरह की कुछ बहुत सारी प्रमुख बातें थी। इसके अतिरिक्त भारतीयों में चेतना विकसित हुई, जिसकी अभिव्यक्ति भाषाई आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन की मांग के रूप में हुई। तो इस तरह से देखो बहुत सारी चीज़ें जो कि इस समय हो रही थी। तो ये सभी चीज़ें जो कि अब हमने बहुत ही ध्यान से समझा भारतीय इतिहास को, कि कैसे भारत में जो कि राष्ट्रवाद की उद्भव शुरू हुई थी और ये धीरे धीरे जो कि भारतीय आज़ादी के रूप में तब्दील हो गई। तो इस तरह से जो कि 5 चरण में जो कि ए आर देसाई जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो मतलब भारत में जो कि राष्ट्रवाद है उसके उद्भव के 5 चरणों में जो कि व्याख्या करते हैं। अब देखो कुछ और बातें देखते हैं। विपिन चंद्र ने भी मुखर्जी एवं देसाई की तरह भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में भारतीय पूंजीपति वर्ग की भूमिका को स्वीकारा है, किंतु उन्होंने भारतीय बौद्धिकों द्वारा निर्मित वैचारिकी को राष्ट्रवाद का आधारभूत माना है। अब थोड़ा सा इनको कॉन्ट्रोसाइज भी किया जाता है, मतलब कि कुछ और भी विचार भी हमको जानना जरूरी है, केवल एक विचार पर हम नहीं रह सकते, क्योंकि जब भी हम लिखेंगे कंक्लूजन में तो कुछ ना कुछ हमको और भी चाहिए। ठीक है, तो भारतीय जो विपिन चंद्र है वो पूंजीपति वर्ग को महत्व तो देते हैं ए आर देसाई था, लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ जो कि भारतीय बौद्धिकों द्वारा निर्मित जो वैचारिकी को था, मतलब जो उन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया था, उसको भी जो कि राष्ट्रवाद का आधारभूत का मुख्य कारण माना है। उन्होंने यह निष्कर्ष दिया कि बौद्धिकों ने उपनिवेश विरोधी वैचारिकों का प्रचार किया, ठीक है, जिसमें भारत के सभी वर्गों का सामूहिक हित नहीं था, और यही वैचारिकी जो कि भारत में राष्ट्रवाद की आधारशिला बनी। ठीक है, आगे देखो, देसाई ने उल्लेख किया कि उपनिवेशवाद के परिणाम से उभरे नवीन वर्ग बुर्जुआ, मजदूर, प्रोफेशनल भारत की राष्ट्रीय इकाई के अंग थे, जिन्होंने सामूहिक हितों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय आधार पर आंदोलन का प्रादुर्भाव किया। ठीक है, इस तरह की बातें हमने यहाँ पे देखी। और देखो रुडोल्फ एवं रुडोल्फ की भी विचार समझ लेते हैं। ये क्या बोलते हैं भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव के संबंध में? ये कहते हैं कि मार्क्स के इस व्याख्या के, ये जो कि मार्क्स की जो कार्ल मार्क्स की व्याख्या है आर्थिक आधार पे, इसको अस्वीकार करते हैं। भारत में आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप जो कि परंपरागत, जैसे जो मार्क्स की एक व्याख्या थी कि भारत में आधुनिकीकरण आएगा तो उसके स्वरूप क्या होगा, संयुक्त संरचना में बिखराव होगा, ये मार्क्स कहते थे। ठीक है, तथा उनका विशृंखलन वर्ग एवं राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा होगा, मतलब वो जो होगा फिर उनका एकीकरण जो कि राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा किया जाएगा। तो जो रुडोल्फ है वो इसकी जो कि इस व्याख्या को अस्वीकार करते हैं, और ये बोलते हैं कि रुडोल्फ बोलते हैं
कि जाति को, जो रुडोल्फ है वह रुडोल्फ द्वैत ने जाति को संपूर्ण भारत के स्तर पर आंतरिक सांस्कृतिक सुधार एवं वाह्य सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में विशेषित किया। मतलब जो जाति व्यवस्था है यह जो कि भारत के आंतरिक सांस्कृतिक सुधार जब किया जाएगा इसमें, अब वाह्य सामाजिक परिवर्तन जो होगा तो उसके रूप में जो कि जाति को एक साधन के रूप में देखा है। मतलब जाति जो कि भारतीय संस्कृति में सुधार करेगी और सामाजिक परिवर्तन का काम करेगी, ऐसा जो कि रुडोल्फ का मानना था। और देखो 9 परंपरात्मक संप्रदाय भी थे, तो उनका क्या मानना था, यहाँ से हम लोग समझते हैं। एक और देख लेते हैं ब्राउन की बातें। ब्राउन क्या कहते हैं, ब्राउन ने भी भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर गांधी के अभ्युदय का विश्लेषण करते हुए राजनीतिक गतिशीलता में पश्चिमी शिक्षा अप्राप्त अभियानों के प्रसार को महत्वपूर्ण माना है। देखो ब्राउन कहते हैं जो भारत में राजनीतिक गतिशीलता आई है ना, एक INC की स्थापना करना और एक जो कि एक राष्ट्रीय स्तर पर जो कि एक दल का गठन करना, इलेक्शन लड़ना, ये सब चीज़ें जो कि इन्होंने बताया कि जो पश्चिमी शिक्षा प्राप्त अभियान था उसी के प्रसार के कारण ये महत्वपूर्ण माना गया है। मतलब उसी के प्रभाव में ये चीज़ें हुई हैं, ये ऐसा जो कि आपका ब्राउन कहते हैं। और देखो इर्चिस्क भी एक है सोशियोलॉजिस्ट, ये क्या कहते हैं, भारत में जहाँ जहाँ आधुनिक शिक्षा की सुविधा प्रदान करने वाली संस्थाओं का केंद्रीकरण हुआ वहाँ राजनीतिक जागरूकता का प्रादुर्भाव हुआ। राजनीतिक जागरूकता हुआ तो उससे क्या हुआ, नेशनलिज्म की भावना लोगों में पनपने लगी और नेशनलिज्म जो कि भारत में सामने आया था। तो ये इर्चिस्क भी ऐसा कुछ कहते हैं। आगे देखो, आगे कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पे सीधे मूल्यांकन की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के, देखो यहाँ से, भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव के संदर्भ में इन परस्पर विरोधी वैचारिकी के परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव संबंधी विश्लेषण भ्रमित हो गया। किसी बिंदु पर मार्क्सी विचार की उचित प्रतीत होती है तो किसी अन्य बिंदु पर नव परंपरात्मक तथा राजनीतिक विचार की। अतः निष्कर्ष है कि भारत, देखो ये जो कई 2-3 जो विचार निकले भारतीय राष्ट्रवाद के पीछे, तो कहीं कहीं लगता था ये वाला सही है, कहीं लगता था ये जो मार्क्सी विचार ये सही है, कहीं लगता था कि नव परंपरात्मक विचार जो कि ज़्यादा सही है। तो ये जो कि इसमें क्या हो गया, एक तरह से थोड़ा सा इसका भारतीय राष्ट्र का विश्लेषण जो कि भ्रमित हो गया। ठीक है, इस तरह की बातें यहाँ पे कंक्लूजन में कर रहा है। अतः निष्कर्ष कि भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव की प्रक्रिया अत्यंत जटिल रही है, जिसका किसी एक वैचारिकी के आधार पर निर्णयवादी विश्लेषण करना अवैज्ञानिक होगा। वैज्ञानिक एवं वैषयिक विश्लेषण करने हेतु अनुसंधानकर्ता को आर्थिक शक्तियों, संस्थात्मक अवसरों एवं क्षेत्रीय अंतर संबंधों के जटिल स्वरूप को समन्वित विश्लेषण करना होगा, तभी भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव की पृष्ठभूमि की समग्रता को समझा जा सकता है। कहने का मतलब कि भारतीय राष्ट्रवाद को केवल आर्थिक आधार पर आप नहीं दे सकते, केवल राजनीतिक आधार पर नहीं दे सकते, केवल शैक्षिक आधार पर नहीं दे सकते। आप जब तीनों का एक समन्वित एकीकृत करके जो स्टडी करेंगे तब जो कि एक अच्छा जो कि भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव की पृष्ठभूमि को आप समझ पाओगे, उसकी समग्रता को समझ पाओगे। तो यहाँ पे ये वाला चैप्टर हमारा समझ खत्म होता है। कल से हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर अपना, चैप्टर नंबर 4। धन्यवाद दोस्तों।